नाज़रीन किराम आदाब। नाज़रीन किराम, फिर से आपका इस्तकबाल है तर्जुमान का स्पेशल पेशकश रूबरू में। रूबरू, बात वही जो दिल को छू जाए। नाज़रीन किराम, ये रूबरू प्रोग्राम आप बेहद पसंद करने लगे हैं और अपनी कमेंट और अपनी राय से जो है नवाजते हैं, हमें खुशी होती है। नाज़रीन किराम, आइए आज जो हमारे मेहमान हैं मैं उनका परिचय करवाता हूँ, उनकी जो है तारुफ आप तक पहुँचाता हूँ। आज हमारे दरमियान एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें सिर्फ बालाशोर ही नहीं बल्कि पूरे ओडिशा उन्हें जानता और पहचानता है। एक ऐसा चेहरा जो जिस फील्ड से उन्हें अगर आप लेंगे वो उसमें खर्रा उतरने पे माहिर है। मैं उनका परिचय इस तरह देना चाहूँगा, एक कामयाब बिजनेसमैन है, एक कामयाब बिल्डर हैं, एक कामयाब जो है सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कारकुन हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक कामयाब नौजवान लीडर हैं। यानी यूथ के दिलों में, नौजवानों के दिलों में अपना घर करने वाले ऐसे शख्सियत आज हमारे दरमियान है जिनको हम प्यार से विक्रम भाईजान बुलाते हैं। और विक्रम पंडा जी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। स्वागत है, इस्तकबाल है तर्जुमान की इस स्पेशल पेशकश रूबरू में। थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद। भाई आप आए हैं, हम लोग दिल खोलकर आज बात करेंगे क्योंकि रूबरू का जो हम थीम रखे हैं, बात वही जो दिल तक छू जाए। और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, वो जानते हैं कि विक्रम भाई जो बात बोलता है वो जो ना चाहता है आपको, वो भी आपकी बात को गौर से सुनता है। अगर हम बात की शुरुआत करेंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि आप आए हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले छोटा सा स्टूडियो कैसा लगा आपको और तर्जुमान के बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं तो ये बोलूँगा कि तर्जुमान जो है वो अपना एक खास पहचान खाली बालासोर में नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का जो पूरा सोसाइटी है उसमें बना चुका है। क्योंकि आपसे मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ और अभी जो सोसाइटी चाहता है, जो जेन जी चाहता है, जो यूथ सेंसेशन चाहता है, उसको देने में कोई कसर नहीं छोड़ा अपना तर्जुमान। और पैसों की कमी की वजह को दरकिनार करते हुए अपना तर्जुमान ने जो अपना एक पहचान बना है वो काबिल तारीफ है। हम सैल्यूट करते हैं और ये कारवां आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। आपकी आशा और विश्वास तर्जुमान न्यूज़ टाइम हमेशा जो है खर्रा उतरने की कोशिश करेगा। भाई अगर बात एक पहचान वालों से किया जाता है, एक जिसकी पहचान कायम है, सोसाइटी में हो, समाज में हो, लोग उनको जानते हैं, तो जाहिर सी बात है लोग चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा, आपकी पढ़ाई किस तरह रही, आपकी शुरुआत या तालीम की शुरुआत कैसे रही, कहाँ से रही और आपने जो है हायर एजुकेशन कहाँ से हासिल किया और आपके बचपन कैसे गुजरे, वो हमारे दर्शक को पहले देखो। मैं तो अपने पेरेंट्स के पास बहुत आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा किया। और मैं स्कूल में बहुत शांत था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो फोकस है पूरा पढ़ाई में था। पढ़ाई में इंशाल्लाह भगवान की जो कृपा है उनसे तो मैं बहुत अच्छा तो कर नहीं रहा था, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं कर रहा था। क्या बात? क्योंकि मेरा जो करियर है वो कम से कम हम फास्ट जा रहे थे 10th में, +2 में, +3 में। मेरा ग्रेजुएशन ये जो आपको पता है ना, FM कॉलेज से हम किए। फिर उसके बाद हम उत्कल यूनिवर्सिटी गए वहाँ पढ़ाई करने के लिए। फिर उसके बाद दिल्ली में एक साल के लिए पढ़ाई किए। फिर वहाँ से हैदराबाद गए। तो ये पूरा जो जर्नी है 94 से लेके 98 तक। फिर उसके बाद जब वापस आए बालासोर तो 3 साल हमने LLB किया बालासोर में। तो ये पूरा बचपन में आज जैसा हूँ, बचपन में ऐसा नहीं था, बिल्कुल अलग था। मैं बात करने से भी कतरा था, स्कूल में बहुत शाई था। मुझे आज भी पता है कि जब मैं क्लास में बैठता था तो जो हमारा उस टाइम में आपको पता है कि लड़का और लड़की में बहुत सारा गैप रहता था, जो मतलब इधर उधर बैठते थे। तो लड़की लोग मुझे चिढ़ाते थे। आज ही मुझे याद है जब मैं 8th या 9th में था तो मैं इतना शाई था, मेरा पूरा फोकस पढ़ाई में था। तो आज ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है
ये मुझे भी कभी कभी यकीन नहीं होता कि बचपन का और अभी का ज़माना में बहुत सारा फ़र्क आ गया है। लेकिन पढ़ने में मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला, पढ़ाई भी कर रहा था और पढ़ाई करके हम फिर बालासोर आए 2000 में। उसके बाद सोशल सर्विस में, पॉलिटिक्स में और बिजनेस में। तो 25 साल 2000 से आज 2025 हो गया। 25 साल में जो करने के लिए मिला बालेश्वर के लिए, हम करते जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि आपका बचपन जो है शांत रहा। आप बहुत ही शांत मिजाज यानी ठंडे मिजाज के थे। ये हर कोई बच्चों के अंदर नहीं होता, लेकिन आप बचपन में जो है अच्छे थे। अभी भी आप अच्छे हैं, ये बालेश्वर वाले भी जानते हैं। अभी भी आप अच्छे हैं, अभी भी आप शांत हैं। लेकिन ये आप उत्कल यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, आपने आला तालीम हासिल किया और आपके पिता माता का आप आभारी, सब तो अपने माँ बाप के आभारी होते हैं, लेकिन आपने खासकर अपने माँ बाप को जो है धन्यवाद यहाँ से दिया। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि विक्रम भाई जो लड़कियों से शर्माता था और दूर दूर लड़कियों से रहा करता था और लोगों से बात करने के लिए हिचकिचाता था, एक ऐसा चेहरा लोग आज जानते हैं कि विक्रम भाई, जो माइक अगर दिया जाए, विक्रम भाई ऐसा बोलता है कि बालेश्वर के लोगों के दिल और कलेजा तक जो है उतर जाता है। तो ये जो चेंजिंग, ये राजनीति के करियर में आप आए, आप बिजनेस के करियर में आए। पहले तो आप राजनीति के बारे में बताइए कि आप राजनीति की जो शुरुआत कब और कैसे की है? मैं राजनीति 2000 में, एक्चुअल 89 में 1989 में जब फकीरमोहन कॉलेज में आया, तो उस टाइम से एक रुचि था राजनीति से, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस पढ़ाई में था। उस टाइम हम कांग्रेस से जुड़े, जो छात्र NSUI है, कांग्रेस का जो स्टूडेंट विंग, वहाँ जुड़े। फिर 2000 में मेरा जो मुलाकात हुआ, मैं आज बता दे रहा, जो अभी नहीं है हमारे बीच, लेट ललाटेंद्र विद्याधर महापात्र, जिसको लुलू भाई बोलते हैं, वो हमारा पॉलिटिकल बॉस है, पॉलिटिकल गुरु है, पॉलिटिकल मेंटर है, लुलू भाई। तो उनका जो स्टेट में जितने भी यूथ आपको मिलेंगे, कोई भी दल हो, या BJD हो, BJP हो, कांग्रेस हो, इसमें उनका जितना भी डिसाइपल्स हैं, जितना भी चेले हैं, सब मतलब कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको। हम भी उनके एक चेले थे, वो गुरु थे हमारे। तो उनकी जो सोच थी कि तुम जाओ बस वहाँ पॉलिटिक्स करो। तो 2000 में मैं आया बालासोर आके मेरे को पहले ये डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, अच्छा, यूथ कांग्रेस NSUI का, जो जिसका स्टूडेंट विंग है कांग्रेस का। 2000 में मैं पहली बार यहाँ बालासोर का स्टूडेंट यूनियन का विंग्स का प्रेसिडेंट बना। उस टाइम मुझे पता है, मैं 6 साल तक लगातार 2000 से 2006 हमारे उस टाइम जितने हमारा फ्रेंड्स थे, जितने NSUI के कार्यकर्ता थे, सब भरपूर मेहनत किए। और 6 साल मुझे आज भी याद है, फकीरमोहन कॉलेज से लेके जितने भी कॉलेजेस हैं बालासोर में, सब में NSUI का जो झंडा है, परचम पूरा लहराया, सब जीत करके आए। फिर वहाँ से हम यूथ कांग्रेस में गए, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बने। तो ये जो कारवां चलता है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स में आज अगर मैं हूँ, जहाँ भी हूँ, उनके लिए, उनके पीछे जो इंस्पिरेशन है, पहली तो मेरी वाइफ है, क्या बात, और मेरा छोटा भाई है, जो दोनों ने मुझे भरपूर सपोर्ट दिया है। उसके अलावा मेरा पिताजी जो है, वो तो पागल है पॉलिटिक्स के लिए। वो मतलब आपको पता है कि मैं जब ये इलेक्शन लड़ रहा था 2024 में, तो उसने खुद कैंपेन किया, मुझे साथ में थे, मुझे छुप के कैंपेन किया कि उनका बहुत बड़ा एक विश था कि हम MLA बने। तो मेरा पूरा फैमिली सपोर्टिव है। मुझे आज भी पता है कि 2021 से 2024 3 साल में जब घर से निकलता था, सुबह रात को 10, 11 बजे, 12 बजे आता था, मेरा फैमिली में मुझे कोई देख नहीं पाता था, मेरा लड़का भी देख नहीं पाता था। लेकिन मेरा जो वाइफ है बहुत सपोर्टिव है। अगर वो सपोर्ट नहीं करती तो पॉलिटिक्स करना, खाली मेरा नहीं, अगर किसी का भी वाइफ सपोर्ट नहीं करेगी तो आप सोशल लाइफ में थोड़ा कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा। उसने बहुत सपोर्ट किया। और मेरा जो छोटा भाई है, वो तो मतलब उसका बात ही अलग है। उसको जितना भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, वो बहुत आज भी करता है मेरे लिए सोशल फील्ड में। और मेरा
बहन भी जो है, 3 बहन है, वो भी इलेक्शन के टाइम में आए थे कैंपेन करने के लिए। पूरा फैमिली सपोर्ट करता है। सीधा मतलब सीधा अगर कह लिया जाए विक्रम भाई कि आपने कहा कि आपकी जो राजनीति की जो शुरुआत वो कॉलेज के ज़माने से हुआ और छात्र नेता से आप उभरे और एनएसवाई को जो है आपने बहुत आगे बढ़ाया, और जिस तरह आपने बताया कि फैमिली का सपोर्ट, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे छोटे भाई हो, पिताजी हो या बहन हो, ये पूरा ऑल टोटल फैमिलीज की जो है सपोर्ट रहा है और आज तक आप जो है लोगों के साथ में खड़े नजर आते हैं। वाकई कहा जाता है कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो जाहिर सी बात है आपने वही कह दिया कि आपकी वाइफ का जो है हाथ है, तभी जाके आज जो है विक्रम भाई विक्रम पंडा है और विक्रम पंडा से मशहूर है। नहीं, मैं एक नाम और जोड़ना चाहूँगा और एक औरत को जोड़ना चाहूँगा, वो मेरी माँ है, जिसने मतलब उनका जो पहले पहले दिन जब पैदा हुए थे उस टाइम वो डेज बहुत सारा टफ था उनके लिए, बहुत तकलीफ में थी वो, बावजूद उसके कि उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आज भी सपोर्ट करती है। वो भी एक औरत है जो हमारे सक्सेस के पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। बिल्कुल, माँ के बिना तो नाजरीन दर्शक आप तो जानते हैं माँ के बिना कुछ नहीं होता, माँ और बाप के सपोर्ट के बिना कोई भी बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। तो जहाँ बाप का जिक्र आपने किया था तो माँ ऑटोमेटिकली उसमें शामिल थी। और चलिए, बहुत बेहतरीन बात आपने कहा कि ऑल फैमिली का सपोर्ट रहता है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आप जो है कांग्रेस के लिए बहुत वक्त दिए, कांग्रेस के को आगे बढ़ाने के लिए आपने बहुत कुछ किया। इस तरह आपने अभी कहा कि एनएसवाई के से शुरुआत आपकी थी, लेकिन जो हमने देखा कि 2019 में आप कांग्रेस का टिकट लेना नहीं चाहे या कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया? मैं थोड़ा इससे पहले मतलब 2017 में जाना चाहूँगा जी। 2017 में पंचायत इलेक्शन हुआ। 2014 में जब कांग्रेस ने जो अरुण देव पांच बार के विधायक थे उनको टिकट दिया, फिर 2014 के बाद एक गैप आ गया कांग्रेस में, जो मैं कहूँ बालेश्वर जो सदर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें गैप आ गया। तो उस टाइम जितने भी मैं क्योंकि जुड़ गया था 2014 इलेक्शन के बाद, जितना हमारा कार्यकर्ता थे चाहे वो म्यूनसिपालिटी में हो चाहे ब्लॉक में हो, सबसे जुड़ गया था। तो उन्होंने महसूस किया कि कोई एक लीडर चाहिए जो उनको प्रोटेक्शन दे सके। तो फिर 14 के बाद जब अरुण देव थोड़ा मतलब सीन से हट गए, वो उतना इंटरेस्ट नहीं देखा, तो फिर मैंने 2014 के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है सदर कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें अपना जो काम है शुरू किया करना। मैं आपको बता दूं 2017 में जो पंचायत इलेक्शन हुआ उसमें पहली बार सदर ब्लॉक में कांग्रेस को वाइस चेयरमैन मिला, और मैं उस टाइम जितने भी लोग मेरे से जुड़े थे, चाहे वो हमारा कैंडिडेट हो पंचायत में जो हम और जो कैंडिडेट नहीं थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, इतना धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उस टाइम बीजेडी की इतनी जो मतलब प्रेशर था, इतना उस सत्र में आपको पता होगा कि गवर्नमेंट का उनका कितना पावरफुल थे वो लोग। इसके बावजूद हम वहाँ 6 पीएस मेंबर जिताए कांग्रेस के, 7 से 8 सरपंच जिताए, और हमने वाइस चेयरमैन बनाया सदर ब्लॉक में, जो पहले फर्स्ट टाइम सदर ब्लॉक में कांग्रेस का वाइस चेयरमैन एक औरत बने, एक औरत बनी जो परखी से जीत के आई थी, जो पीएस मेंबर थी। फिर उसके बाद 2017 से 2019 हम और ज्यादा मेहनत किए, क्योंकि हमें पता था कि ये जो शुरुआत हमको 17 में मिला है, जो पंचायत इलेक्शन से मिला है, ये 19 में जो और ज्यादा होगा, तो इसलिए मेहनत करना बढ़ा दिया। लेकिन दुख की बात है, कांग्रेस का जो लीडरशिप है उसने क्या समझा, क्या देखा, फिर हमको हमारा उस टाइम तो सब जानते थे, आपको ही पता है, सबको पता है कि टिकट मिलना था, लेकिन दिया नहीं, कोई दूसरे को लाकर दिया, जो सीन में नहीं थे, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं थे। तो जाहिर से बात है दिल टूटने लगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप आशावादी थे आपको टिकट मिलेगा क्योंकि आपने काम किया। अब जिस तरह अभी बता रहे हैं कि 2017 से आपने पंचायत में इतना काम किया कि बाकायदा कांग्रेस के तमाम जो है उम्मीदवारों को जिताया भी, तो अब आशावादी थे, तो आपको टिकट के आशावादी रहने के बावजूद आप टिकट आपको मिला नहीं, लेकिन क्योंकि चर्चा था कि टिकट आपने लिया नहीं। आप
अजीम भाई, आप मतलब एक स्टूडियो चलाते हैं, आपको अगर बोला जाएगा कि आप एक बड़ा स्टूडियो बनाओ, जी आप एक बड़े पद पे जाओ, बड़ा नेक्स्ट लेवल को जाओ, आप क्या बोलेंगे? आप जाएंगे या बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा? तो जाहिर सी बात है, हम भी जाना चाहते थे, हम भी पूरे उम्मीद उम्मीदवार से थे। बैठे थे, और सबका उम्मीद था कि विक्रम पंडा को टिकट मिले। बिल्कुल। लेकिन बालासुर चाहता था। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लीडरशिप को क्या लगा, तो फिर उसने एक पैराचूट लैंडिंग कराया किसी को। जी बिल्कुल। तो फिर बाकी जो है आप सबको पता है उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी जी, मैं उस पे हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो तो भाई को मिला नहीं, और आप जिस तरह उम्मीदवार थे आपको मिला नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपने काम किया, लोगों के सेवा में आप खड़े रहे, और लोगों के जो है दुख दर्द को बांटते रहे। ये बहुत कम लोगों को में देखने को मिलता है कि जो लीडर बन जाते हैं, लीडर बनने के बाद जो है बाकायदा लीडर बनने के बाद जब वो पद से उतरते हैं तो भी वो नहीं करते, लेकिन आप लीडर बने भी नहीं, आप लोगों के जो है मतलब मसीहा जो जिस तरह चुन के आना चाहिए वो नहीं आए, लेकिन उसके बाद भी लोगों के मसीहा बनते रहे। 2024 तक जो है हमने देखा कि आप मसीहा बनते रहे। फिर क्या हुआ कि 2024 में आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन आप आज़ाद उम्मीदवार पे खड़े हुए। नहीं देखिए, मैं थोड़ा अगर पीछे जाऊंगा फिर से, मैं जहाँ पढ़ रहा था मुझे एक बहुत बड़ा चांस मिला था, मतलब यूएस में सेटल होने, एक मौका भी मिला था मेरे को। जी लेकिन मैं जब सब छोड़ के बालासोर आया कि बालासोर के लिए कुछ करना है, बालेश्वर में बढ़ेंगे, बालेश्वर को बढ़ाएंगे, तो ये जो मतलब दिल के अंदर था, तो 2019 में टिकट नहीं मिला, उसके बावजूद हम उसको मतलब अंदर तक भी नहीं लिए कि टिकट क्यों नहीं मिला। फिर जब 2019 का इलेक्शन खत्म हुआ, फिर अपना काम अपने शुरू किया। फिर मैं आज भी बोलूं कि जितने लोग मेरे से जुड़े थे, आज भी वो लोग जुड़े हैं, उनको जितना भी दिल से शुक्रिया किया जाए उतना कम है, क्योंकि मैं आज़ाद उम्मीदवार की तरफ आज़ाद उम्मीदवार से खड़ा था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा था, लेकिन वो सब ने, आपको आज पता है कि आज जो इलेक्शन का सिस्टम है वो कैसा है कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा तो उसको इतना तवज्जो नहीं दिया जाता। फिर भी जिन जिन लोगों ने मेरे से खड़े रहे, आज भी खड़े हैं, सबको दिल से शुक्रिया। 2024 में सबको मतलब एक इम्प्रेशन बन गया था कि विक्रम पंडा को टिकट मिलेगा। बिल्कुल। और सब 2019 में जो हाल हुआ, 2024 में सेम हाल हुआ। तो मुझे लगा कि 2019 का जो इलेक्शन है वो मैं छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम इतना मैच्योरिटी नहीं था। लेकिन 2024 में मुझे लगा कि अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो बेईमानी होगा, और बालेश्वर के लोगों को जो उनको जस्टिस देना है उनके लिए लड़ना है, अगर इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। क्योंकि हम 5 साल ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोगों के खिलाफ जो काम हो रहा था उसके लिए आवाज उठाते थे, 2014 से उठा रहे थे, लेकिन 2019 के बाद इसको थोड़ा तेज की, और 2024 में ये डिसीजन हुआ कि अगर टिकट भी नहीं मिला तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों के लिए लड़ेंगे, बालेश्वर के लिए लड़ेंगे और सदर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लड़ेंगे। इसके लिए लड़े, और रिजल्ट जो भी है आप सबको पता है। लेकिन 24 के बाद मैं ये पूरा उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि बालेश्वर जब बालेश्वर मतलब तकलीफ में है, दुख में है, हम उसके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े होते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ये हमें मालूम भी है कि आप खड़े रहते हैं, लेकिन क्या हुआ था ऐसा कि क्या क्योंकि हमारे दर्शक भी जानते हैं, हमारे कैमरा ने कवर किया जब 2024 इलेक्शन की जो जितने भी उम्मीदवार थे और सब अपने अपने तरह से कैंपेनिंग कर रहे थे, लेकिन आपके हर एक रैली में, एक रैली तो हमें याद है जो सिद्धिविनायक मंडप से निकला था और कलेक्टर ऑफिस से नॉमिनेशन फाइल के लिए जब आप गए थे, इतनी बड़ी तादाद लोगों की हर एक जुबान में थी विक्रम पंडा। ऐसा क्या हुआ कि लोग आपको चाहते थे, लेकिन आप 4000 5000 समथिंग वोट में आप रह गए? कहीं ना कहीं क्या ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि क्या हो सकता है, क्योंकि सब चाहते थे, सबकी जुबान में विक्रम पंडा थी, चेंजिंग की जो बातें चल रही थी, लेकिन क्या हुआ, हो सकता है क्या हुआ होगा? देखिए, आज का जो इलेक्शन है, मैं तो खुद इलेक्शन लड़के आया हूँ। आज की इलेक्शन में पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इसको आप नकार नहीं पाएंगे। लास्ट 4-5 दिन
जो इलेक्शन का क्रूशियल पीरियड है, उस टाइम में एक्चुअल मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि आपने बोला है कि रूबरू है, जो ऐसे सब खुल के बात करना बिल्कुल, चाहिए, तो बिल्कुल। मैं पूरा खुल के बात करता हूँ, क्योंकि जो जी, चार बिल्कुल। पांच दिन, जो लास्ट 4-5 दिन था, जिसको स्लॉग ओवर बोलते हैं क्रिकेट में, ऐसा जी। जो स्लॉग डेज थे, उसमें मेरे पास पैसा नहीं था। और दूसरा, मतलब हम जिनके लिए काम भी किए थे, जो जो मतलब बालेश्वर में जितने भी भाई बहन है जिनके लिए काम किए थे, उनको शायद लगा, मुझे नहीं पता, उनको शायद लगा कि अगर विक्रमपुरा जीत नहीं पा रहा है तो हम जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको वोट देंगे। लेकिन जो चाहे जीते, चाहे जो सेकंड में रहा, जो थर्ड में रहा, उनको वोट देंगे। लेकिन आज मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग हमें वोट नहीं दिया, वो आज मेरे को मिलते हैं, बोलते हैं कि भाई सॉरी, हमने आपको उस टाइम पे वोट नहीं दिया। तो इसके लिए वो मैंने पछतावा कर रहे हैं, खेद भी जता रहे हैं। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुका है, अब इलेक्शन के रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं इलेक्शन लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जैसे इलेक्शन लड़ा जाता है, उसने ऐसे इलेक्शन लड़ा, और मुझे भी उम्मीद था कि कम से कम ये रिजल्ट नहीं आएगा, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन हुआ नहीं। और आपको डेमोक्रेसी में पता है, जनता जनार्दन होता है, उनका जो मतलब उनका जो वर्डिक्ट है, उनका जो डिसीजन है, वो सारा राजनीति के बाद हम फिर से करेंगे आगे चलकर। अभी कुछ और बातें करते हैं कि जैसे कि राजनेता तो आप है ही हैं, यूथ लीडर आपको कहा जाता है, क्योंकि आप नौजवानों के दिल में राज करते हैं। और जब आप खड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी चौराहे पे, तो नौजवानों की भीड़ आपके साथ चलती है। तो लेकिन आपको इस वक्त क्या लगता है कि बालासोर का जो विकास है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो किस रफ्तार में हो रहा है? नहीं, देखिए, बालासोर मुझे अभी जो बालेश्वर का सिस्टम है, ये जो विकास का बात होता है, ये विकास एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप किसी 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं बोल सकते कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये अभी क्या, आपके गवर्नमेंट का चेंज हुआ, एक 24 साल का गवर्नमेंट था, वो उसको चेंज करके नया गवर्नमेंट आया, तो उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि 24 साल में जो नहीं हुआ, अगर जो हुआ, जो नहीं हुआ भी, जो नहीं भी हुआ, तो उसका जो चेंज है उसके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। और मुझे लगता है, पर्सनली लगता है कि जितना रफ्तार से काम होना चाहिए, उतना रफ्तार थोड़ा धीमा हो रहा है। लेकिन वो धीमा हो रहा है थोड़ा, जो जितना स्पीड में दौड़ना चाहिए उतना स्पीड मुझे नहीं दिखता। लेकिन टाइम भी, इनके पास टाइम, अभी 1 साल 1.5 साल गवर्नमेंट बना है। आपको लग रहा है कि मतलब हो रहा है काम, लेकिन धीमे रफ्तार? नहीं, काम तो हो रहा है, बिल्कुल। काम नहीं होगा तो फिर सिस्टम ठप हो जाएगा। काम तो हो रहा है, लेकिन जो रफ्तार में होना चाहिए थोड़ा धीमा हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये बालेश्वर का जो लोग हैं, ये इसको मतलब थोड़ा रफ्तार देंगे, और जो चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी उसको रफ्तार देंगे, और बालेश्वर आगे बढ़ता है। हमारा मेन कंसर्न है कि चाहे कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, बालेश्वर आगे बढ़ना चाहिए, ये कारवां आगे बढ़ना चाहिए, और बालेश्वर का जो डेवलपमेंट है वो रुकना नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे दर्शक भी जानते हैं कि आप बालासोर डेवलपमेंट फोरम के सदर रहा करते थे, और आपके सदर रहने के दौरान जो है आपने बाकायदा सिंगापुर के जो चीफ डेवलपमेंट अफसर थे उनको बाकायदा बुलाया था, और एक मीटिंग किया गया था। और उस वक्त जो है साबिक एमपी जो है रविंद्र कुमार जेना भी आपके साथ मौजूद थे। आप लोग ने बहुत सारे बालासोर के लिए विजन जो है आपने उस वक्त रखा था। क्या वो तमाम जो विजन जो है, प्लानिंग जो थे, वो आज भी उस पर काम करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, या फिर वो कहीं धीमे रफ्तार में खो गया? नहीं, रफ्तार तो बिल्कुल धीमा हुआ है, क्योंकि हम उस टाइम एक मिशन लेके उतरे थे। वो मिशन जिंदा है, लेकिन हम जिस मिशन को लेके आगे बढ़ रहे थे, जिसको ऊपर डिपेंड किया, आप जो बोल रहे हैं कि जो सिंगापुर का जो गवर्नमेंट का जो चीफ अफसर है वो बालेश्वर का लड़का है, तो हमारा एक बहुत उम्मीद था उससे कि उसने भी हमसे वादा किया था, तो उसके वादे पे यकीन करके हम एक बहुत बड़ा मिशन लेके आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि वो थोड़ा पीछे हट गया, मुझे नहीं पता क्यों पीछे हटा। लेकिन अगर वो जिस हिसाब से हमको वादा किया था, अगर वो अपने वादे पे खड़े उतरते, तो आज नजारा कुछ अलग होता। क्योंकि हमारा जो मेन थीम था, मेन एम था कि बालेश्वर को 2-3 बड़ा इंडस्ट्री लाना है, जो आज भी बहुत बड़ा जरूरत है। आप अगर 1980 से 2000 तक
जो 3-4 बड़े इंडस्ट्रीज आए थे बालासोर में, उसके बाद कोई इंडस्ट्री नहीं। 2000 से 2024 जो बीजेडी का गवर्नमेंट था उसमें एक भी इंडस्ट्री नहीं आया। और मुझे पूरी उम्मीद है और ये कि ये जो अभी का जो गवर्नमेंट है ये अभी ट्राई जरूर करेगा, करना भी चाहिए एक, क्योंकि अभी सबसे बड़ा इशू है बालासोर में वो है पलायन, जिसको हम मतलब उड़िया में दादन बोलते हैं। तो आज भी आप जाएंगे तो बालासोर स्टेशन में आपको ऐसा लड़का लड़की मिलेंगे जो बाहर के लिए जा रहे हैं। तो ये शर्मिंदगी वाली बात है। और मेरा गवर्नमेंट से, ये जो नया गवर्नमेंट है उनसे पूरी उम्मीद है कि ये जो सिलसिला है, वो भी इनका जो पार्टी प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर है, मैं देख रहा था, ये भी बड़े वादे के साथ बोल रहे हैं कि हम इसको खत्म करेंगे, नौकरियां पैदा करेंगे। ये पैदा होना चाहिए, लेकिन हमारा जो मिशन उस टाइम था कि सिंगापुर से डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बालासोर के लिए जी, उसने वादा भी किया था कि हम 100-200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, एक छोटा इंडस्ट्री 2 लाएंगे। तो उस वादे पे वो पीछे हटा, लेकिन हम आज भी उसमें कायम है। और कभी भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, चाहे सिंगापुर का हो चाहे लंदन का हो। मैं आपको बता दूं, पिछले हफ्ते में मैं दुबई में था, पूरा यूएई घूम के आया। तो वहां मेरा एक ही टारगेट था कि बालासोर का कोई बड़ा बंदा मेरे को मिल जाए जो यहाँ का पैसा, यहाँ का इंफ्रा बालासोर में लेकर डाले। तो हमारा पहला प्रायोरिटी है कि बालासोर कैसे आगे बढ़े, जिसके लिए हम अपना नौकरी छोड़ के, नहीं तो हम अगर यूएस में होते, वो छोड़ के बालासोर में आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है नाजरीन कि विक्रम भाई को मौका मिला था, वो विदेश में रहते और वहाँ अपना जो है सिक्का जमाते, लेकिन उन्होंने अपने वतन को चुना, अपने खासकर अपने शहर को चुना और अपने शहर की तरक्की के लिए, अपने ज़िला की तरक्की के लिए जो है उन्होंने अपने आप को सर्व किया। विक्रम भाई, जब हम देखते हैं कि आप हर वक्त जो है कोई भी दुखियारी, लाचार, जो बीमार होते हैं, मरीज होते हैं, उनके लिए उनके हाल पूछने के लिए आप आगे बढ़कर आते हैं और हॉस्पिटल में जाकर उनकी जो है सेवा करते हैं। तो क्या आपको किस तरह लगता है कि इस वक्त बालासोर में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो किस तरह है और किस तरह काम चल रहा है उस पर? देखिए, बालासोर का जो हेल्थ कंडीशन है वो पिछले कई सालों से खराब होते जा रहा है, क्योंकि मैं ये बात डिफरेंट फोरम में बहुत बार उठा चुका हूँ। एक ट्रांजिशन पीरियड हो गया है, क्योंकि बालासोर जो अब तुम्हारा जो हेडक्वार्टर हॉस्पिटल था अभी शिफ्ट हुआ मेडिकल कॉलेज में, तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। मुझे लगता है कि बालासोर अभी, अब देखिए, ये एकदम ज्योग्राफिकली सिचुएटेड है। एक तरफ आपको मतलब पूरा मिडिल में, एक तरफ भुवनेश्वर, एक तरफ कोलकाता, जो दोनों मेजर सिटीज है, इसके बीच में बालासोर है। तो आप अगर आज भी खड़े होंगे एनएच में, तो आपको दुर्गापुर से, बंगाल से, झारखंड से, बिहार से बहुत सारे मरीज मिलेंगे जो मतलब भुवनेश्वर के लिए, कटक के लिए जा रहे हैं। तो बालासोर एक ऐसा पॉइंट बनना चाहिए जहां जो हेल्थ कंडीशन है, वो जो मरीज है वो बालासोर के खाली हेल्थ कंडीशन में, मतलब जो हेल्थ कंडीशन अगर अच्छा भी हो जाए तो वो अगर यहाँ आएंगे तो खाली उनको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलेगा, बालासोर का इकोनॉमी भी डेवलप होगा। ये दोनों तरफा काम होगा। जैसे एक मरीज आता है, उसके साथ गाड़ी आता है, उसके लिए होटल चाहिए, उनके रिश्तेदार के लिए होटल चाहिए, मेडिसिन स्टोर खुलेगा, रेस्टोरेंट खुलेगा, तो ये बहुत सारा बड़ा प्रोग्राम होगा। लेकिन मुझे लगता है ये जो काम अभी हो रहा है बालासोर में, हेल्थ फैसिलिटी जितना अच्छा होना चाहिए आज के डेट में कंपेयर टू अदर सिटीज, मतलब पीछे है। मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट, नया गवर्नमेंट जो है, ये इसको पूरा फोकस करेगा और इसको आगे लेके जाएगा। विक्रम भाई, चलते चलते ये भी हम बोलें कि आप जो है गरीब बच्चों की पढ़ाई की तरफ जो है बहुत ध्यान देते हैं। जो भी कोई गरीब बच्चा अगर पढ़ाई से पीछे रहता है तो आप उसके लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। तो एजुकेशन को लेकर आपका क्या ख्यालात है, किस तरह एजुकेशन? देखो, बालासोर में मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर एजुकेशन का बात आप बोलेंगे तो अगर एजुकेटेड होता तो कोई पलायन क्यों करता? तो एजुकेशन में बालासोर, मैं आपको स्टेटिस्टिक्स दे रहा हूँ। बालासोर में एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है, लेकिन क्वांटिटी कम है, परसेंटेज कम है। जितने भी पढ़ते हैं अच्छा पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ते। एक बहुत बड़ा गैप है, मतलब पढ़ाई जो पढ़ते हैं और अनपढ़ दोनों में बहुत बड़ा गैप है। वो गैप को कम करना चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, अगर कोई पढ़ने के लिए, कोई गरीब हो, नहीं पढ़ पा रहा हो, मैं आपके चैनल के जरिए बोलना चाहूँगा कि अगर हमारे पास खबर उनका आएगा, बालासोर का कोई बच्चा जो पढ़ना चाहता है
उनके पास मतलब है पढ़ने का, लेकिन वो पैसे की नहीं कमी के पढ़ पा वजह से रहा है। नहीं पढ़ पा रहे। विक्रम पंडा उसके साथ खड़ा रहेगा। ये मेरा वादा है, जब तक जिंदा है बालेश्वर के लिए काम करेंगे, जब तक खून है बालेश्वर के लिए काम करते रहेंगे, हेल्थ के लिए काम करेंगे, एजुकेशन के लिए काम करेंगे, बालेश्वर का डेवलपमेंट काम के लिए। लेकिन अपने बालेश्वर को अभी चाहिए दो, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, फिर से बोल दे रहा हूँ, बालेश्वर को भी एक दो बड़ा इंडस्ट्री चाहिए। अगर वो अगर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मैं यहीं पे आपको जरा से रोक के बोलना चाहूंगा कि हमें याद है कि बिरला टायर के लिए आपने भूख हड़ताल में बैठा, आपने लगातार जो है भूख हड़ताल किया कि बिरला टायर खुलना चाहिए, बिरला टायर खुलना चाहिए। लेकिन बिरला टायर खुला भी है। और क्या आपको लगता है कि बिरला टायर खुलने के बाद जिस तरह आपकी मांगे थी, ये खुलना चाहिए, यहाँ के नौजवानों को नौकरियां मिलनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि बिरला टायर खुलने के बाद हमारे नौजवानों को नौकरियां मिली? नहीं मिली। ये एकदम मतलब हमारे दो मेन मुद्दा था कि बिरला टायर खुले। और बिरला टायर, खाली बिरला टायर नहीं, आपको मैं थोड़ा ऐड कर दूं कि बिरला कैसे था, हमारा जो भूख हड़ताल था वो बिरला और इस्पात दोनों को लेकर था जी, दोनों मिला के था। दोनों आज खुल गया है। लेकिन ये दोनों खुलने के बाद जो बालेश्वर का जो लड़का लड़की जो भी हैं, जो अनएम्प्लॉयड है, जितने क्वांटिटी में उनको लेना चाहिए, जितने लोग जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता उतने लोग आज भी एम्प्लॉयड हैं। क्योंकि मैं भी इंडस्ट्री के साथ डायरेक्ट टच में हूँ। वो लोग आज भी सुबह में बात कर रहा था इस्पात की बंदे से, दोनों इस फैक्ट्री आज बोलते हैं कि हम अभी तो खुले हैं लेकिन हमारा जो फैक्ट्री अभी लॉस में चल रहा है, तो हमको थोड़ा टाइम चाहिए। वो बोलते हैं कि 1 साल 1.5 साल में हम स्टेबल होंगे। तो अभी बालेश्वर का जितना भी लड़का लड़के जितने बंदे हैं उनको ले सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको चैनल के जरिए से बोलना चाहूंगा कि जैसे हम भूख हड़ताल में बैठते थे कि ये दोनों खुले, अगर 1 साल 1.5 साल में उनको जो ये लोग जो वादा कर रहे हैं कि हम अभी लॉस में है, बालेश्वर के लड़की और लड़कों के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो आगे करेंगे। एक जाती सवाल यह है कि आपका जो कंपनी आपने शुरुआत किया, एप्पल था जो एक आपका संस्था, और वहाँ से शुरुआत करके फिर आपने आशियाना, इस वक्त आशियाना रियल कौन जो है आप चलाते हैं, जो बिल्डिंग के ऊपर में है, बिल्डर के हिसाब से आप जो है लोगों को आशियाना मुहैया करवाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि विक्रम भाई, आपने उसकी शुरुआत कितने, चाहे वो रकम की बात की कि कहाँ से आपने शुरुआत किया था, और आज जो है आपका जो वो बिजनेस है किस तरह है और किस लेवल पे है? नहीं, देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि बालेश्वर जो अपार्टमेंट और फ्लैट का जो बात आप कर रहे हैं, जो आशियाना की बात कर रहे हैं, जी, वो 10 साल पहले इतना फ्लोरिश नहीं था। इन लोगों में अवेयरनेस नहीं था। हमारा बालेश्वर के लोग नहीं जानते थे कि फ्लैट क्या होता है, अपार्टमेंट क्या होता है, इसका कल्चर क्या होता है। मैं एक रिस्क लिया था 2012 में, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया बालेश्वर में। तो मैं देखा कि बालेश्वर का लोगों में वो जो अवेयरनेस है वो कमी है, वो अवेयरनेस को क्रिएट किया जाए। और बालेश्वर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। आज हमारा कंपनी 3 सिटीज़ में काम करता है, बालेश्वर, भुवनेश्वर, बारीपदा, तीनों सिटीज़ में हमारा प्रोजेक्ट भी चल रहा है। और बालेश्वर का लोग अभी अवेयर भी हुए हैं कि एक सोसाइटी में रहने के लिए, फ्लैट में रहने के लिए, और लोग, हमारा जो पंचलाइन है हमारा कंपनी का, योर स्वीट होम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका घर जो है प्यारा सा घर, वो हमारा जिम्मेदारी है। ये हमारा पंचलाइन है कंपनी का, हम उसी पे काम करते हैं। और बालेश्वर का लोगों से हमको भरपूर सपोर्ट मिला है। हम भुवनेश्वर में भी काम करते हैं, बारीपदा में भी काम करते हैं, लेकिन बालेश्वर हमारा दिल में है। और एक आगे जो आने वाले जो महीना है, आने वाले जो साल है, उसमें बालेश्वर लोगों को और कम दाम में, सस्ती में कैसे घर मिलेगा, वो काम भी हमारा कंपनी करती रहेगी। और ये इसका शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी। विक्रम भाई, चलते चलते ये भी पूछ लिया जाए कि ये जो आपका सफ़र था, चाहे वो मतलब स्टूडेंट्स लाइफ से राजनीति हो या फिर सोशल वर्कर हो, फिर ये बिजनेस लाइन है, ये तमाम चीज़ों में कितना आपने मेहनत किया, कितना स्ट्रगल किया, कितनी जो है जद्दोजहद की, जो हमारे आज के नौजवान पीढ़ी को बताने की ज़रूरत है। देखो, क्या हमारा जो उड़िया लोग हैं ना, जो उड़िया कम्युनिटी है स्पेशली उड़ीसा में, हम लोग बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बाहर रहता है, जैसे आपको पता होगा राजस्थान में, गुजरात में।
लेकिन उड़ीसा का जो अभी एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं ना, मुझे पता है कि मैं जब बिजनेस करने निकला था तो मैं अपने पिताजी को बोला, मैं 2002 की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे को 500 रुपया दिया था। 500 से 5,000 5,000 आज भी मुझे याद है। और वो 5,000 रुपया मैं लिया था, उसको एक मतलब एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लिया था 5,000 रुपया। और आज जो भी है आपके सामने है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत डेडिकेशन करना पड़ता है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी आदमी सक्सेस होता है, जो सफल होता है, वो सफल, हम बोलते हैं कि वो सफल हो गया, उसके पीछे बहुत मतलब बहुत बड़ा दुख छुपा है। बिल्कुल वही। तो उसके लिए आज की जो नौजवान है, खास करके बालेश्वर के, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप नौकरी के पीछे मत भागो, नौकरी कैसे क्रिएट करोगे उसके पीछे भागो। अगर ये हो गया तो हमको सिंगापुर से कोई दूसरा आदमी को लाना नहीं पड़ेगा, हमको लंदन से कोई दूसरा आदमी को लाना, यही इतना एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। और आज मैं बोल रहा हूँ कि मेरा भी 10 साल का जो एक्सपीरियंस है बिजनेस में, अगर कोई भी नौजवान बालासोर का बिजनेस करना चाहेगा तो हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहेंगे, उसको हेल्प करने जितना मैं कर सकता हूँ वो भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, जिस तरह 5,000 से करोड़ों का सफर विक्रम भाई ने तय किया है, नौकरी करने की जरूरत नहीं, नौकरी देने की जरूरत है। इस तरह बनने की भी हमें जरूरत है, जिस तरह विक्रम भाई कह रहे थे। विक्रम भाई, बालासोर एक भाईचारा का शहर है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के लोग मिलकर रहते हैं। तो आपको कैसा लगता है कि बालासोर का भाईचारा इस वक्त किस तरह है और किस तरह रहना चाहिए? नहीं, बालेश्वर का भाईचारा एकदम पूरा इंटैक्ट है, क्योंकि इसके लिए आप लोग भी जिम्मेदार हैं कि बालेश्वर के ऊपर जब जब भी कोई प्रॉब्लम आया, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी कम्युनिटी, अपना कम्युनिटी को छोड़ के पहले बालेश्वर दिखा। तो मुझे पता है, हम तो 1995 का रैट भी देखे, 2024 का रैट देखे, लेकिन वो मुझे लगता है मैं जितना देखा हूँ, जितना समझता हूँ, 2024 का तो मैं देख चुका हूँ। छोटा सा था, लेकिन ये बालेश्वर के लिए कुछ नहीं था। बालेश्वर आज भी जिंदा है, बालेश्वर का भाईचारा आज भी जिंदा है। इसके लिए हिंदू भी जिम्मेदार है, इसके लिए मुसलमान भी जिम्मेदार है। ये अपना जो मतलब रिलीजन है उसको उसको छोड़ते नहीं है, लेकिन भाईचारा को पैरा दे एकदम फोकस करते हैं। उसके बाद रिलीजन आता है। मैं आज देखा हूं, कभी भी अगर कोई भी दिक्कत आएगा बालेश्वर के ऊपर, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो जाएंगे। और ये जो बालेश्वर का भाईचारे का जो बेमिसाल है, मैं आपको दो चीज बताऊं, एक तो दशहरा है और दूसरा ईद है जी। तो ये दोनों जो प्रोग्राम होता है साल में एक बार, ये जो बालेश्वर का भाईचारा है उसको दर्शाता है कि कैसे हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई। ये दोनों जो प्रोग्राम दिखाता है। और बालेश्वर का खास करके मैं आपको बता दूं, जो दुर्गा पूजा है उसमें हमारा मुस्लिम लोगों का पार्टिसिपेशन और ईद में हिंदू लोगों का पार्टिसिपेशन, ये बालेश्वर का भाईचारा का सबसे बड़ा मिसाल। चलिए, चलते चलते जब हम आखिरी करेंगे, खत्म करने जा रहे हैं, तो कहेंगे कि 2029 जब आएगा, क्योंकि विक्रम भाई तो सेवा में लगे हुए हैं, लोगों के बालेश्वर की किस तरह तरक्की उस पर लगे हुए, तो 2029 में क्या आप फिर से मतलब लोगों के साथ खड़े होकर जो है उम्मीदवार बनना चाहेंगे और उस तरह जो है इलेक्शन में उतरना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन लड़ना बहुत इसलिए जरूरी है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप सचमुच सोशल वर्क करना चाहते हैं, पब्लिक को सेवा देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा जरिया है इलेक्शन लड़ना। अगर इलेक्शन लड़के आप चुन के जाते हैं, असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो, कहीं भी जाते हैं, तो आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है बालेश्वर के लोगों के लिए, खास करके जो लोग नीचे हैं, मतलब गरीब हैं, जो लोग निचले तबके पे हैं, उनको लिए आपको एक बहुत बड़ा मौका मिल सकता है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है काम करने के लिए। और मुझे उम्मीद है 2029 में बालेश्वर के लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे, हम जैसे उनके साथ खड़े हैं वो भी खड़े रहेंगे, और 2029 एक नया शुरुआत का साल होगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। हम लोग मतलब इसको कहते हैं कि मतलब हर एक सवाल का एक जवाब में जो है आप जवाब दीजिएगा। विक्रम भाई का पसंदीदा नेता? मतलब एक बोलूं या 2-3 बोलूं? विक्रम भाई का 3 पसंदीदा नेता बता दीजिए। देखो, मुझे तो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे राजीव गांधी बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे जवाहरलाल नेहरू भी बहुत अच्छे लगते हैं।
ये तो मतलब गुजरे हुए जमाना है। अभी के प्रेजेंट में अगर अगर कहा जाए तो 3 नेता। देखिए, ये मतलब अभी प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, और आपका जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी बहुत राहुल कोशिश गांधी। कर रहे हैं कि आगे जाने के लिए। और मैं आज बोलता हूँ, मेरा सबसे फेवरेट लीडर था जो अभी नहीं है, वो है ललाटेन्द्र विद्याधर महापात्र। वो अभी इस जमाने में नहीं है, लेकिन आज का जो मतलब लीडरशिप है, मैं सबको बोलना चाहूँगा कि लीडरशिप यूथ को लेके चले, समाज के हित पे काम करे। ये सबसे बड़ा मतलब सबसे अच्छा काम और बड़ा काम होगा। 3 पसंदीदा राइटर। मेरा तो पहला पसंदीदा राइटर चेतन भगत में, इसका सब मतलब सब जो भी किताब निकलता है मैं उसको पढ़ता हूँ। मैं कल मतलब कि उसका किताब खरीद के लाया हूँ। और बालेश्वर की भी जो 1-2 राइटर है, मुझे ऐसा लगता है अगर किसी का एक का नाम लूंगा तो दूसरा खराब सोचेगा, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट राइटर है चेतन भगत। और संवादिक, क्योंकि आज के दौर में संवादिक जो है बिक गया है। लोग कहते हैं कि मीडिया जो है बिक गया है, मीडिया जो है मतलब गलत दिखाता है, या मीडिया जो है अफवाह फैलाता है। तो इन अफवाहों के बीच में 3 पसंदीदा संवादिक। नहीं, मैं मीडिया को कभी बिकाऊ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मीडिया नहीं होता, मैं आज बोल दे रहा हूँ, जैसे अपना तर्जुमान है तो मैं सब यहाँ बैठा हूँ, अगर तर्जुमान का स्टूडियो नहीं होता तो मैं तो यहाँ बैठने की मुझे चांस भी नहीं मिलता। तो मैं सबसे जो मेरा पसंदीदा जो आप बोल रहे हैं, जो एडिटर हैं, जो या कोई संपादक हैं, मैं तो राजदीप को बहुत मानता हूँ। राजदीप सरदेसाई, वो तो न्यूट्रल भी हैं, वो बहुत बड़ा उनका जो शो है उनको मैं देखता रहता हूँ। रवीश कुमार कैसे लगते हैं? रवीश कुमार भी बहुत अच्छा है। वो भी। अभिसार शर्मा कैसे लगते हैं आपको? नहीं, वो अपने अपने जगह पर सब ठीक हैं, लेकिन मुझे मेरा जो फेवरेट है वो राजदीप है, उसके बाद रवीश कुमार आता है। और रूबिका भी बहुत अच्छा काम करती है। रूबिका को मैं रूबिका लियाकत तो उसको भी, वो भी मुझे पसंद है बहुत। तो बाकी सब लोग काम करते हैं अच्छा, लेकिन जो एक एक प्रोग्राम है, जैसे अपना तर्जुमान रूबरू बनाता है, वो अभी हमारा फेवरेट है। क्योंकि मैं आपके चैनल के तर्जुमान न्यूज टाइम जो है, जो रूबरू का भी प्रोग्राम बनाने में, आपको शायद 1 साल 1.5 साल पहले ये बात बोला था कि बालेश्वर का जितना जो वर्ता हुआ आदमी है उनको बैठाइए, उनका दिल की बात सब सुने, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुसलमान हो, जो भी है, वो इंस्पायर होंगे। जो काम आप आज कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत शुक्रिया आपको। ये काम किसको पता कल जो हमारा आजिम भाई है वो राजदीप नहीं बन जाएंगे। मैं तो बोलूंगा कि आजिम भाई बालेश्वर राजदीप बन जाए। नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ मतलब आएंगे, एक बहुत बड़ा स्टूडियो में होंगे, तो ये मेरा पूरा उम्मीद है। वो आपका भी जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स जर्नलिज्म, वो भी बहुत मतलब बहुत सराहनीय। आपके कलर, पसंदीदा कलर? मेरा पसंदीदा कलर व्हाइट, इसलिए आज व्हाइट पहने हुए हैं और हर वक्त व्हाइट पहनते हैं आप। खाने में क्या पसंद करते हैं? क्योंकि विक्रम भाई मतलब नौजवानों के फेवरेट है, तो नौजवान आज जो है फास्ट फूड खाता है, तो आप विक्रम भाई क्या खाते हैं? मैं फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाता। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, मेरा अगर खाने का जो स्टाइल है वो नौजवान को पसंद नहीं आएगा। लेकिन मैं सुबह तो आपको ऐसा खाना आपको मैं खाता हूँ तो वो कभी कोई भी नौजवान पसंद नहीं करा। लेकिन मैं नौजवान को बोलना चाहूँगा कि आज के डेट में जो हेल्थ रिस्क है वो इतना बढ़ रहा है, तो फास्ट फूड को बाय करें। और अब हमारा जो खुद का खाना है, चाहे आप दाल लो, चाहे राइस लो, जो भी घर का खाना है, खुद का मतलब जो खुद बनाते हो, और उसके साथ आपको जिम जाना है, आपको योगा करना है, आपको प्राणायाम करना है, फिट रहना। सवाल यह है कि अगर आगे चल के जब आप विधायक बन जाते हैं 2029 में, और तो क्या ऐसा काम करने का इरादा रखे हैं कि जो बालेश्वर के लिए 3 ऐसे काम जो आप करना चाहेंगे विधायक बनने के बाद? देखिए, विधायक हमें बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन अगर कभी भी मौका मिला बालेश्वर के लिए काम करने के लिए, तो मेरा पहला फोकस होगा इंडस्ट्री पे। पहला इंडस्ट्री, दूसरा हेल्थ और तीसरा एजुकेशन। ये तीनों सेक्टर में हम अपना पूरा योगदान देंगे, आज भी दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा पद मिला या कोई पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव होकर जाते हैं तो इसमें पूरा काम करें। तो अंतिम में आप 2 लफ्जों में हमारे दर्शक को अपने दिल की बात रख दीजिए, जो पैगाम आप देना चाहते हैं। देखिए, बालेश्वर के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आपको हमारा एक, मैं उड़िया में थोड़ा बोलना चाहूँगा, एक हमारा बात है,
ଜାତି ପ୍ରେମ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦିଅ ଆହୁତି अश्वमेध यज्ञ चारियाड़े मिस छाती को मिसाई छाती। इसका मतलब अर्थ ये है। है कि ये हमारा जो हमारा जो स्वार्थ है ना, इसको त्याग करना है। और भी खास करके बालेश्वर का जो नौजवान है उनको बोलना चाहूँगा कि आप खाली खुद के लिए पैदा नहीं हुए, आप बालेश्वर के लिए भी पैदा हुए हैं, अपना फैमिली के लिए पैदा हुए हैं। तो आपका जितना भी जिम्मेदारी है वो बालेश्वर के लिए करें और अपने फैमिली के लिए करें और सोसाइटी के लिए करें, ताकि एक अच्छा सोसाइटी बने, एक अच्छा बालेश्वर बने और बालेश्वर फास्ट बने। ये हमारा सबसे बड़ा पैगाम है। और सबको मैं फिर से हाथ जोड़ के बोलूँगा कि हमारा दिसंबर 15 में तर्जुमान न्यूज़ के मैं इजाज़त लेके बोलता हूँ कि दिसंबर 15 में एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप होने जा रहा है। हमारा जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल के डेथ एनिवर्सरी पे, और बालेश्वर के जितने भी नौजवान हैं सब आइए हरी प्लाजा दिसंबर 15 8 तारीख को 8 बजे वहाँ मिलते हैं और बालेश्वर को एक नंबर बनाएंगे। और आपके चैनल के थ्रू से मैं आज बोल के जा रहा हूँ, बालेश्वर अगर कभी भी जरूरत पड़ेगा तब वहाँ खड़ा रहेंगे। नाज़रीन किराम, आप सुन रहे थे विक्रम भाई की बात, किस तरह उन्होंने नौजवानों को बहुत सारे पैगाम दिए और कहा कि अपने पाँव पे खड़े होना आप सीखें और बाहर जाकर जो है आप किसी की नौकरी करने के बजाय आप खुद जो है अपने ही शहर में रहकर कुछ करने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि बालेश्वर एक भाईचारा का शहर है, यहाँ पे भाईचारा को बनाए रखना और सबों से मिलकर रहना एक जो है पैगाम यहाँ से विक्रम भाई दे रहे थे। तो नाज़रीन किराम, आप विक्रम भाई की बातें हमें उम्मीद है कि आपके दिलों तक छुई होगी। ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए। और मैं फिर से आपको कहूँगा कि आपके जो है ये प्रोग्राम आप जब यूट्यूब में देखते हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर फेसबुक में देखते हैं तो इसको फॉलो कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर करना ये जो है हमारी हौसला बढ़ाता है, लोगों तक पहुँचता है। और आपका कमेंट चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोई भी किसी भी तरह से अगर आपका कमेंट आता है तो हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आज जो हमारे मेहमान थे, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।